नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के दिन नज़दीक हैं और इन दिनों सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में हैं। विगत दिनों मैंने इतिहास विमर्श पर BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री मेजर के फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। मुझे विश्वास है आपको पसंद भी आए होंगे और आपने तैयारी भी अपनी शुरू कर दी होगी। आज इस एपिसोड में BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री मेजर सेकंड पेपर, माइनर और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव जो अपन इसको कहते हैं, उस पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन पाके कई बार ये करते हैं कि अब केवल इन्हीं को पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना, तो मैं ऐसी सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो आधे अधूरे मन से कभी नहीं जाते हैं। हमें अपनी संपूर्ण तैयारी करनी है, अच्छी तरह से अध्ययन करना है और उस अध्ययन के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इनको आपको पढ़ना है। ये सिलेबस जो सेकंड पेपर है, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से 1205 ईस्वी सन तक, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम अर्ली टू 1205 AD। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो सिलेबस काफी बड़ा है, क्योंकि हम प्रारंभ से लेके 1205 तक के इतिहास की चर्चा इसमें करने वाले हैं। पाषाण काल से लेके प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तीनों पार्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बहुत गंभीरता से इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। डरना नहीं है, लेकिन तैयारी पूरे मनोयोग से करनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें कि 5 यूनिट में क्या क्या खास है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सारी चर्चा की है कि किस प्रकार से आपके परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आपको 3 आंसर देने होंगे जो 50 शब्दों में आपको लिखना है। अति लघु उत्तरी प्रश्न आपको 6 पूछे जाएंगे, उनमें से कोई 3 आपको करना है। दूसरा है आपका लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर्स। उनमें जो शॉर्ट आंसर हैं उसमें आपको 200 शब्दों में अपनी बात को पूरा करना है और ऐसे शॉर्ट आंसर आपको पूछे जाएंगे 8, जिनमें से आपको 4 कोई शॉर्ट आंसर लिखना है 200 शब्दों में। सभी की शब्द सीमा लिमिट निश्चित है। और तीसरी कैटेगरी में अगर हम इनको खंड में बांटें तो खंड अ, व और स, सेक्शन A, B और C। तो जो C सेक्शन है, तीसरी कैटेगरी है, उसमें आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और उन दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन जो हैं वो हल करने होंगे और इनकी जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द है। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा कोर्स डिवाइड है और इस तरीके से आपको अध्ययन करना है। जो मेजर सब्जेक्ट लिए हैं जिन बच्चों ने, वो फर्स्ट पेपर जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया वो, और सेकंड पेपर के रूप में इस पेपर को पढ़ेंगे और इन दोनों पेपरों का आपका एग्जाम होगा। और जिन विद्यार्थियों ने माइनर के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इतिहास विषय को चुना है, वो इसी सेकंड पेपर को पढ़ेंगे। उनको मेजर वाला फर्स्ट पेपर नहीं पढ़ना है, उनको केवल ये सेकंड पेपर पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से 1205 ईस्वी सन, ये उनको पढ़ना है। और ये पेपर आप तैयारी ऐसे करें, क्योंकि बहुत बड़ा इसका सिलेबस है, तो तैयारी कृपया सावधानी से करें। पिछले वर्ष जो 2 वर्ष, चूंकि NEP को 2 वर्ष हो चुके हैं, 2020 में ये NEP लागू हुई थी और 21 से कोर्स में आई थी, तो पिछले 2 वर्ष के 21 और 22 जो थे, उनके मैंने वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे पिछले वर्ष। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि तैयारी के लिए हम जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ें, और केवल यही क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा भी आप पढ़ें, तो आपको लाभ अच्छा होगा। साथ ही साथ इस बार चूंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसमें क्वेश्चन जो है
22 क्वेश्चन रखे हैं। इन 22 में से आपको करना है। मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, तो वो आपकी सुविधा के लिए ही है, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं कि आपके लिए सिलेबस में क्या है। हिस्ट्री मेजर का सेकंड, माइनर और इलेक्टिव, इस पेपर में क्या है। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट में जिस प्रकार से इसको डिवाइड किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 यूनिट में इस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। सिलेबस यदि आप जानना चाहें तो इतिहास विमर्श पर इस वीडियो को आप देखकर इतिहास के मेजर और माइनर इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए सिलेबस को देख सकते हैं कि सिलेबस कैसा है। सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ना चाहिए जिससे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। लेकिन यहाँ हम पेपर फेज में जिस प्रकार से मॉडल पेपर आता है उस फेज में हम चर्चा इसमें करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में। अति लघु उत्तरी प्रश्न जिसकी शब्द सीमा 50 है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें है प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, प्री हिस्टोरिक कल्चर। इस पे आपको 50 शब्दों में अपनी बात कहनी है। प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम चर्चा करेंगे। प्री हिस्टोरिक में जब हम बात करेंगे तो पाषाण काल की बात इसमें करेंगे। वो नवपाषाण काल तक आता है, तो आप नवपाषाण काल भी पूछा जा सकता है इसमें कि नवपाषाण क्या है, उसकी नवपाषाण काल की संस्कृति क्या है, न्योलिथिक पीरियड की क्या संस्कृति है वो पूछ सकते हैं। या पाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, अपर पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, इस तरह से इस पे पूछ सकते हैं। जिस पे भी पूछें, अगर प्राग ऐतिहासिक पूछते हैं तो प्राग ऐतिहासिक में आपको जो स्टोन एज है उस समय की घटना का वर्णन इसमें करना है 50 शब्दों में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड के इतिहास के बारे में जानकारी इसमें देनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा इसमें प्रश्न है सरस्वती सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी के समकालीन सरस्वती सभ्यता थी, और सरस्वती सभ्यता का किस प्रकार से विकास हुआ और वो किस प्रकार अंदर ही अंदर सरस्वती नदी का प्रभाव हुआ और उसके किनारे किनारे पे किस प्रकार से संस्कृतियां डेवलप होती गईं, उनके बारे में हमें इसमें चर्चा करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन इसमें है। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा है अपने अध्ययन की दृष्टि से वो है गणराज्य, रिपब्लिक। प्राचीन भारत में जनपद और गणराज्य 16 महाजनपद थे, आपके लिए आ सकते हैं 16 महाजनपद। बाद में वो एक हो गए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो गया। और गणराज्य, तो गणराज्यों की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, जनपदों की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो यहां हम गणराज्यों की चर्चा करेंगे। जो महात्मा बुद्ध थे वो भी एक गणराज्य के ही राजकुमार थे, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया और बुद्ध हो गए, गौतम उनका नाम था। तो वो गणराज्यों के बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें है पुष्यमित्र शुंग। एक बहुत प्रतापी शासक हुए शुंग वंश के, जिन्होंने एक धारा को बदला, जो मौर्य वंश के बाद की जो धारा है उसको बदला और इतिहास में बड़े प्रतापी शासक हुए। तो उनके बारे में शुंग वंश की क्या उपलब्धियां हैं। पुष्यमित्र शुंग खासतौर पर उसका जो शासक हुए वो बहुत प्रतापी शासक थे, तो उनकी क्या उपलब्धियां रहीं वो हमें इस शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है राष्ट्रकूट राजवंश। जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है दक्षिण भारत की एक बहुत प्रमुख डायनेस्टी है। तो इसके समय में क्या क्या राजनीतिक, क्या क्या सांस्कृतिक बदलाव हुए, परिवर्तन हुए, वो आपको इसमें लिखने हैं। और इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण जो युद्ध था, आपको इसको लिखना है आपके सिलेबस में। सेकंड पेपर में त्रिराज्य संघर्ष, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज के क्षेत्र को लेकर युद्ध चलता रहा। इसको त्रिराज्य संघर्ष कहते हैं। पाल जो थे वो बंगाल के थे, प्रतिहार जो थे वो उत्तर भारत के थे, और राष्ट्रकूट जो थे वो दक्षिण भारत के थे। तो किस प्रकार से उन्होंने इस पे राज किया, हो सकता है इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके लिए आए। तो उन्हीं में से एक जो प्रमुख राजवंश है वो है राष्ट्रकूट राजवंश, जो दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत
प्रमुख है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। और देखिए इसमें क्या क्वेश्चन और निकलते हैं। और इसमें है मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके क्या प्रभाव पड़े, दूरगामी क्या प्रभाव पड़े, तत्कालीन परिस्थितियों में क्या प्रभाव पड़े, किस प्रकार से उन्होंने भारत को, जो मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी आए उनने भारत को लूटा, उसके क्या प्रभाव पड़े, वो सारी कहानी आपको इसमें लिखनी है। तो इस प्रकार ये वेरी शॉर्ट आंसर मैंने इसमें निकाले हैं। मैं यहाँ 1 मिनट आपसे ये चर्चा और करना चाहूँगा। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि भले मैं यहाँ इनको अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के रूप में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आप इनको दीर्घ उत्तरी प्रश्न के रूप में ही तैयार करें। सभी क्वेश्चन जो मैं वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर के बारे में आपको बोल रहा हूँ, इनको भी लॉन्ग आंसर के रूप में तैयार करें, क्योंकि पेपर सेटर के मन में क्या भावना है ये किसी को नहीं पता। और वैसी स्थिति में कौन सा प्रश्न कहाँ है, ये प्रश्न आपको मिलेंगे जरूर। ये बिल्कुल मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न 70-80% आने वाले हैं। लेकिन वो कहाँ होंगे, उनका स्थान क्या होगा, वेरी शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा या शॉर्ट आंसर होगा, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और चूंकि ये सिलेबस पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, सभी ऑटोनोमस कॉलेज में भी चल रहा है, सभी प्राइवेट कॉलेज में भी चल रहा है, प्राइवेट और रेगुलर विद्यार्थियों के लिए भी चल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी चल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ में भी चल रहा है। जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में एसओएस में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ग्रेजुएशन लेवल पर, और वो हो सकता है सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई जा रही हो, तो वहाँ भी ये पेपर चल रहे हैं। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस यही है, अलग अलग स्थान हो सकते हैं, तो आप वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। और प्राइवेट रेगुलर दोनों मोड में बैठने वाले परीक्षार्थी जो हैं वो इसी विषय को लेकर इसी प्रकार से मेजर माइनर इलेक्टिव पेपर आपको पढ़ना होगा। जो प्राइवेट में भी जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री लिया है उन्हें सेकंड पेपर के रूप में इसमें ये सारी जानकारी देनी होगी, तो उनकी अध्ययन करना पड़ेगा, तैयारी करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर की, लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें हमें 200 शब्दों में अपनी बात को कहना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रमुख हैं। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन निकाले हैं, 10 में से आपको 4 उसमें करने हैं, मैंने 2 एडिशनल रखे हैं जिससे, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो आप ध्यान दें। इसमें पहला क्वेश्चन है इतिहास का क्षेत्र और महत्व, यानी इतिहास का जो स्कोप है वो क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इतिहास का, हम क्यों पढ़ें इतिहास, इतिहास पढ़ने से हमें क्या लाभ है, क्यों पढ़ रहे हैं। एक महाभारत में एक युक्ति मिलती है कि इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, प्रयत्नों के माध्यम से। जैसे हम दीपक जलाते हैं और हवा चलती है तो हम प्रयत्न करते हैं कि वो बुझ न जाए, उसी प्रकार इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। यह है इतिहास पढ़ने का महत्व, क्योंकि हम अपने पूर्व में की गई गलतियां या अच्छी जो हमारी घटनाएं हैं उनसे सबक लेते हैं, सीखते हैं। इतिहास हमें सिखाता है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का सेतु है, पुल है। वर्तमान से अतीत की ओर जाना है तो इतिहास के माध्यम से ही जाना होगा। जब डॉक्टर भी दवा देता है तो पहले पूछता है कि आपको सर्दी लगी थी, खांसी आई थी, किस प्रकार से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, ठंड लगती है नहीं, वो आपके अतीत में जाता है, तभी वो आपको सही टेबलेट दे पाता है, तभी वो आपका सही इलाज कर पाता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता। तो इतिहास सामाजिक बुराइयों के इलाज करने में काम आता है। चलिए, तो इसमें आपको इतिहास का क्षेत्र और महत्व, इस पे 200 शब्दों में टिप्पणी करनी है। और देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी एक प्रमुख सभ्यता है। ये ताम्रपाषाण संस्कृति की सभ्यता है। यहां मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जब आप पढ़ें तो थोड़ा पढ़ने में इस चीज़ में थोड़ा सा आपको वेरिएशन रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कई बार। आंसर आपको पता, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है और वहाँ आपसे पूछ ली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में, आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए, तो आप कहेंगे हमने तो ये पढ़ी नहीं।
या आपसे पूछ ली आद्य ऐतिहासिक कालीन प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की सांस्कृतिक कल्चरल पोजीशन को स्पष्ट कीजिए, तो कहां से करेंगे? आपको यही नहीं पता प्रोटो हिस्ट्री है क्या। तो आपको थोड़ा पढ़ने के लिए अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब आप कॉलेज में हैं, स्कूल में नहीं है, तो आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं कि आप क्वेश्चन के विभिन्न स्वरूपों से परिचित हों। तो यहां आपको सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में, किस प्रकार का उनका प्रबंधन था, उसके बारे में जानकारी देनी है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये दो काफी प्रचलित धर्म हैं, धर्म मत हैं, जिनके बारे में प्राचीन काल में चर्चा रही। और जैन धर्म की जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं वो ऋग्वैदिक काल तक जाती हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म की क्या प्रिंसिपल्स थे। अब हो सकता है वो जैन धर्म की जगह महावीर की शिक्षाएं पूछ लें आपसे, तो महावीर की शिक्षाएं जो हैं वही जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं या सिद्धांत जो हैं या प्रिंसिपल जो हैं वही महावीर के सिद्धांत हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन अगर कोई घुमा के पूछता है तो हमें उसका आंसर लिखना होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है इसमें। इसमें है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जो अभी हमने चर्चा की थी कि 16 महाजनपद जो थे, लास्ट में जाकर वो उनमें आपस में जो संघर्ष हुआ, किस प्रकार किसने जीता, वो लंबी कहानी है। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे धनानंद से फिर सत्ता चंद्रगुप्त मौर्य तक पहुंची, वो पूरा इसमें लिखना है। और बाद में इसी मगध का सम्राट जो है वो अशोक हुआ, तो किस प्रकार हुआ, चाणक्य की क्या भूमिका थी, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी आपको, अजात शत्रु इत्यादि इत्यादि इत्यादि, वो आपको इसमें लिखना है। चलिए और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला जो प्रश्न है इसमें 5वें नंबर का, वह है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इतिहास का अध्ययन करते समय थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रगुप्त नाम के कई सारे शासक हुए। तो किस शासक के बारे में पूछ रहा है थोड़ा सा। और इसमें फिर एक ये भी है कि चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर चंद्रगुप्त तृतीय, कई सारे इस प्रकार के शासक होते हैं। उधर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, ये ईसा पूर्व की घटना है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात जब कर रहे हैं तो ये ईसवी सन की घटना है। ये गुप्त साम्राज्य का एक बहुत प्रमुख शासक हुआ और वो मौर्य साम्राज्य का है। तो ये थोड़ा सा हमें इसमें विभाजन करने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से अध्ययन करना पड़ेगा इतिहास को। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में, जिसके शासनकाल में कालिदास हुए। ये जो गुप्त साम्राज्य है उसके जो प्रतापी शासक हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त जो इसके पिता थे वो भी बहुत बड़े शासक थे, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये तो केवल अपन ने एक सिक्का उछाल के क्वेश्चन निकाल लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी गुप्त साम्राज्य पूरा इंपॉर्टेंट है, उसकी हर घटना इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के जो उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियान के बारे में पूछ सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की चर्चा आपसे कर सकते हैं। सिक्कों के आधार पर, समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसके आधार पर उसके कार्यों की विवेचना पूछ सकते हैं। तो इस तरह तमाम सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको इनको करना है। तो यहाँ हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। एक है हूण आक्रमण, जो भारत पर हूणों ने आक्रमण किया था, उसके क्या प्रभाव हुए, दूरगामी क्या परिणाम निकले, उनके बारे में हमें इसमें लिखना है। और देखते हैं एक इसमें क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की शासन व्यवस्था। दक्षिण भारत में जिस प्रकार हमने भी राष्ट्रकूटों की चर्चा की, उसी प्रकार पल्लव भी दक्षिण भारत के थे। तो इसी प्रकार एक बहुत प्रमुख डायनेस्टी हुई, चोल डायनेस्टी, जिसने बहुत काम किया है दक्षिण भारत में। उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बहुत हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद में सेंगोल को स्थापित किया है, वो चोल डायनेस्टी का ही है। तो किस प्रकार से वो शासन के लिए जो दंड है, यानी शासन पर भी कंट्रोल करने वाला न्याय दंड, वो चोल डायनेस्टी से लिया है भारत सरकार ने, और वो आज नई संसद में स्थापित है। इसके बारे में एक छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, चाहे तो आप इतिहास विमर्श में शॉर्ट्स जो वीडियो हैं उनमें जाकर उसको देख सकते हैं। एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है जिसमें उस सेंगोल के बारे में मैंने चर्चा की है। तो चोल राजवंश की उपलब्धियां, इसमें 2-3 शासक प्रमुख हुए, राजराज चोल, राजेंद्र चोल, खासतौर पर ये प्रमुख हुए। तो इनके बारे में भी उपलब्धि पूछ सकते हैं। वो हो सकता है
चोल डायनेस्टी डायरेक्ट ना पूछे, वो कहे राजराज चोल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तब भी हमें चोल डायनेस्टी की करनी है। प्रशासन पूछते हैं तब भी हम करते हैं, या राजेंद्र चोल के बारे में पूछ रहे हैं तब भी हमें वही चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से हमें दिग्भ्रमित नहीं होना, चर्चा वही करनी है। और देखते हैं क्या इसमें, और इसमें है बृहत्तर भारत का इतिहास। जो बृहत्तर भारत का सांस्कृतिक इतिहास है, किस प्रकार से भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक रिलेशंस रहे, किस प्रकार उनके व्यापारिक संबंध रहे, उनके बारे में हमें इसमें लिखना है। तो ये भी एक क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, सातवाहन शासक, ये भी एक प्रतापी शासक हुआ और ये डायनेस्टी ने भी काफ़ी काम किया, तो उसकी उपलब्धियों के बारे में हमें चर्चा करनी है। और इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है हर्षवर्धन की उपलब्धियां। उत्तर भारत में हर्षवर्धन एक प्रतापी शासक हुआ और गुप्त साम्राज्य के बाद हर्ष ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अधिकांश उत्तर भारत पर शासन किया। उसके बाद हम देखते हैं राजपूत काल आ गया है और छोटे छोटे राजपूत जो राजवंश थे वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटते चले गए। हर्ष तक वो एक रहा, जैसे गुप्तों ने एक शासन किया उसी प्रकार हर्ष ने भी काफ़ी कुछ एक सा शासन किया था। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में, किस प्रकार हर्ष को अपने बड़े भाई से राज्यवर्धन से ये सत्ता मिली, क्यों मिली, वो सारी कहानी आपको इसमें लिखनी है। तो इस प्रकार ये तो हमने अति लघु उत्तरी क्वेश्चन देख लिए। अति लघु उत्तरी पहले देखे, ये लघु उत्तरी है। अब हम इसमें देख लेते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इनमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। आपको 4 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के जो अंक हैं आपको जो मिलेंगे वो 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, और जो लघु उत्तरी है वो आपका 9 नंबर का है, और जो वेरी शॉर्ट जो आंसर आप लिख रहे हैं अति लघु उत्तरी, उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो वो 6 नंबर का है, और 9 नंबर के 4 ये हैं, और 14 नंबर के 28 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो इनमें आइए देख लेते हैं। और इसमें शब्द सीमा जो है वो 500 की है, 500 शब्दों में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रमुख बन रहे हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। इसके संदर्भ में एक वीडियो मैंने पिछले दिनों बनाया था, आप चाहें तो इतिहास विमर्श में शैक्षिक चर्चा में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखें तो इसमें आपको इस तरह की चर्चाएं मिलेंगी। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से, थोड़ी चर्चा मैंने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही, मेरे अनुसार तो ये आएगा ही। चाहे वो आपसे पूछ ले पुरातात्विक स्रोत बताइए, या कह दें कि साहित्यिक स्रोत बताइए, या संपूर्ण स्रोत बताइए, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, तो उसके बारे में आप चर्चा करें। इसको पढ़ना है आपको। और देखें, और है सम्राट अशोक के धम्म के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर एक निबंध लिखिए। तो धम्म एक बहुत महत्वपूर्ण अशोक की उपलब्धि है, उसके बारे में चर्चा करना है। बहुत विषय बड़ा है, तो आज वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा। तो अशोक के धम्म पर आप चर्चा करें। ये दुनिया में सबसे पहली लिखित धर्म की व्याख्या है। लिखित जो शिलाओं पर लिखी हुई धर्म की व्याख्या, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं, सबसे पहली अशोक ने। तो अशोक का धम्म क्या है, इसको आप पढ़ें और वो आपको आंसर उसमें देना है। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। और है सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है कि वो कौन सी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि ये उत्खनन के आधार पर ये सभ्यता मिली, और ये आद्य ऐतिहासिक इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये पीरियड जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, तो उसकी चर्चा हमें उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा के बारे में चर्चा करनी है। और इसमें हम क्या देखते हैं, आइए देखिए कौन सा प्रश्न है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक 2 काल हुए। प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, छोटे मोटे चेंज हैं ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में, तो उनको थोड़ा पढ़ के समझ के हम इसमें चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहीं भी आ सकता है। शॉर्ट आंसर के रूप में आ सकता है, लॉन्ग आंसर के रूप में आ सकता है, या वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में आ सकता है। वेरी शॉर्ट में वो हो सकता है आपसे पूछना है कि वेद कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के कौन कौन से, उनकी क्रम लिखना है आपको।
या शॉर्ट आंसर में वो पूछ लें कि माया, घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्री कौन है, ये किस काल की थी, क्या करती थी, वो आप लिख सकते हैं। या दशावतार प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव कब हुआ, किस काल में हुआ, तो इस प्रकार से आप, वो उत्तर वैदिक काल की घटना है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा आपको, इसको पढ़ना पड़ेगा, इस पर आंसर लिखना पड़ेगा। और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं। और है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, विवेचना कीजिए। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, इसके क्या कारण है? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वो सभी कारण जो हैं वो गुप्त काल को स्वर्ण काल की ओर ले जाते हैं। ये आपको चर्चा इसमें करनी है। एक वीडियो मैंने गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं उस पर भी तैयार किया था, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। एक सामान्य चर्चा है, आपको इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं उस पर भी चर्चा करें। और देखते हैं इसमें क्या है। और इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, भारत पर अरब आक्रमण और उसके प्रभाव पर एक निबंध लिखिए। जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, कैसे किया, उसके क्या प्रभाव पड़े, वो सारी कहानी आपको इसमें लिखनी है। आमतौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, तो आप इसकी तैयारी करें। यह क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कॉलेजेस में मिलेंगे। तो सभी जगह के जो विद्यार्थी इस वर्ष फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री मेजर या माइनर या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो आपके मित्र हैं पूरे मध्य प्रदेश में कहीं से भी बैठ रहे हैं, उनको तैयारी की दृष्टि से ये क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में जाकर चर्चा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासा हैं, उनका समाधान कर सकूं। यदि आप मेरे शहर में ग्वालियर के आसपास रहते हैं और आपको समय मिलता है तो कॉलेज टाइम में आप मेरे से किसी भी दिन महाविद्यालय में आके मिल सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं जो प्राइवेट, रेगुलर, किसी भी मोड में परीक्षा दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारण से, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना काम चला लेते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते, फिर पूछते हैं कि साहब वो कौन सी चैनल है आपकी। तो ऐसी कोई समस्या आगे नहीं आए उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो समय समय पे मैं विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आपके लिए लाता हूं तो सबसे पहले आपको मिलें। मैं समझता हूं आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी है, चर्चा काफ़ी हो गई है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप परीक्षाओं में निश्चित सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद।